नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग बीएड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर कर रहे थे और फर्स्ट पेपर का नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। उसमें 5 यूनिट हैं, जिसमें से हम लोग सेकंड यूनिट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा समाप्त हो चुका है। सेकंड यूनिट आपका है शैक्षिक प्रशासन के कार्य, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियो बनाकर लॉन्ग आंसर को समाप्त कर दिया है। अब आप लोगों का इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्नार्थ शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें दिए जाएंगे। अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा। इसके बाद आप लोगों का यूनिट थर्ड आप लोगों का चालू किया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट आंसर देखते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग अर्थात 1952-53 द्वारा प्रस्तावित बहुउद्देशीय विद्यालय के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर में है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट आंसर में आप लोग देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बहुउद्देशीय विद्यालय का संप्रत्यय विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, ऐसा बोला गया था। अर्थात बहुउद्देशीय विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो हम लोग मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर करना। इससे विभिन्न पाठ्यक्रमों के तैयार किए जा रहे हैं कि विद्यार्थियों में भेदभाव को समाप्त किया जा सके। अर्थात जो स्कूलों में आप लोग देखे होंगे एक ही ड्रेस होता है, एक ही सभी विद्यार्थी टाई पहन के आते हैं, एक ही कलर के पैंट शर्ट पहन के आते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ संबंधहीन भावना को समाप्त किया जा सकता है और शिक्षा प्रणाली को वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया जा सकता है। नंबर 2 क्या है? शैक्षिक निर्देशन को उपयोगी बनाना। अर्थात इसमें है कि इससे शिक्षा के विविध साधनों की व्यवस्था की जा सकती है, अतः अध्ययन के चुनाव के लिए शैक्षिक निर्देशन को सुविधापूर्वक बनाया जा सकता है। अर्थात शैक्षिक अध्ययन को जिस क्लास में आप पढ़ना चाहते हैं, कैसा पढ़ना चाहते हैं, कौन आपको पढ़ाएगा, तो ये सुविधाजनक बनाया जा सकता है। नंबर 3, व्यक्तिगत बच्चों की समस्या का समाधान करना। विद्यालयों को गलत वर्गों में रखे जाने की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है, क्योंकि एक ही स्कूल में विद्यार्थियों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में बदलना आसान हो। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि एक बहुउद्देशीय स्कूल में ऐसे कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जा सके। तो मतलब स्थानीय सुविधा के अनुसार उसमें जो है समस्या आती है उसको दूर किया जाए और उन्हीं के अनुसार ही व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए जो व्यावसायिक स्तर पर ज़्यादा विशिष्ट दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन 8, कोठारी आयोग की जांच के विषय में बताइए। तो कोठारी आयोग पूरा क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया है कोठारी आयोग के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में कोठारी आयोग की जांच के विषय। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जुलाई 1946 के प्रस्ताव में शिक्षा आयोग के जांच के विषयों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो क्या है? आयोग द्वारा भारत की शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वरूपों एवं उनके सभी स्तरों एवं पदों पर सामान्य सिद्धांतों की नीतियों में परामर्श होगा और आयोग को चिकित्सा एवं कानूनी की शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वह इन समस्याओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है किंतु वह इन समस्याओं के उन पक्षों की जांच कर सकता है जो व्यापक जांच की दृष्टि से आवश्यक है। आयोग को यह आदेश प्रमुख रूप से दिया गया कि वह अपना प्रतिवेदन 31 मार्च 1966 तक प्रस्तुत करे, लेकिन कुछ प्रमुख बाधाओं के उत्पन्न हो जाने के कारण वह अपना प्रतिवेदन अपने कानून की शिक्षा अपने निर्धारित समय से लगभग 3 माह पश्चात अर्थात 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छांगला के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल हो पाया था। इस प्रतिवेदन का नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति है। यह प्रतिवेदन लगभग 400 पृष्ठों का था एवं 3 भागों में विभाजित था। तो इस प्रकार लोग देख सकते हैं कि कोठारी आयोग के बारे में कम से कम हमको लगता है कि ये 200-250 शब्दों का आंसर होगा, लेकिन आप लोगों के पास जो है लॉन्ग आंसर मैंने पहले भी कोठारी आयोग अच्छे तरीके से करवाया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। तो आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और देखिएगा इन सब चीज़ों से ही अगर आप लॉन्ग आंसर तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव होंगे 40 नंबर के वो भी आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन कमीशन के जांच के विषय में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आयोग के जांच के विषय। आयोग के जांच के निम्नलिखित विषय हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1, विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबंध है कॉलेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तर में उन्नयन किया जाए। अर्थात विश्वविद्यालयों में जो और कॉलेजों में जो शिक्षा होती है और जो परीक्षा ली जाती है वो उसके स्तर में थोड़ा सा सुधार किया जाए। नंबर 2, विश्वविद्यालयों शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य के उद्देश्य, मतलब जो विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य होते हैं तो वो किस लिए होते हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य या पर्पज होना चाहिए। नंबर 3, विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का विकास किया
जाना चाहिए। अर्थात जिस धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ अगर धर्म के बातें बताई जा रही हैं विश्वविद्यालय में, तो सभी धर्मों को समान रूप से बताया जाना चाहिए, अच्छा बताया जाना चाहिए। जो भी शिक्षा दी जाए धर्म के बारे में वो सभी समान रूप से दी जाए, क्योंकि विश्वविद्यालयों में सभी धर्मों के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। नंबर 4, छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों एवं उप कक्षा कार्य आदि का संयोजन होना चाहिए। अर्थात छात्रों को अनुशासन सिखाना चाहिए, कैसे उनका जो शिष्टाचार होना चाहिए विश्वविद्यालय में वो कैसे होना चाहिए ये भी उनको बताना चाहिए। छात्रावासों अर्थात जो हॉस्टल है उनके बारे में भी कार्य करना चाहिए। हॉस्टलों में जो कमी हो, हॉस्टलों में विद्यार्थी कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर उनमें जो है अनुशासन की भावना का विकास करना चाहिए। जब अनुशासन की भावना का विकास हो जाएगा तो ये समझ लीजिए कि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी भी सही तरीके से व्यवहार करेंगे। उप कक्षा कार्यों आदि का संयोजन करना चाहिए। कक्षा में जो कार्य होते हैं और छात्रावास एवं छात्रों में संपर्क बना के रखना चाहिए, संयोजन करना चाहिए। नंबर 5, विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रादेशिक एवं अन्य आधार पर करना चाहिए। तो देखा है आप लोगों ने कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं और प्रांतीय विश्वविद्यालय होते हैं, प्रादेशिक विश्वविद्यालय होते हैं। तो ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करना चाहिए। नंबर 6, विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रादेशिक एवं अन्य आधार पर करना चाहिए, यही वो भी पॉइंट है। 7वां क्या है, शिक्षक की योग्यताएँ, सेवा दशाएँ, वेतन, कार्य आदि अधिकार आदि होना चाहिए। मतलब शिक्षक जो वहाँ पे पढ़ा रहा है उसकी योग्यताएँ क्या हैं, वो कैसी सेवा दे रहा है, उसका वेतन क्या हो रहा है, उसका कार्य क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर निश्चित रहेंगी तो एक शिक्षक जो होगा वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकेगा, ठीक है। नंबर 8, विश्वविद्यालय शिक्षक की अवधि माध्यम एवं पाठ्यक्रम, अर्थात जो विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हैं, शिक्षा दी जाती है, उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए और माध्यम क्या होना चाहिए और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अर्थात कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो कितने मतलब एक जो क्लास चलेगी वो कितने घंटे चलेगी, कितने मिनट चलेगी, माध्यम कैसा होगा, इंग्लिश हिंदी कैसा माध्यम होगा और पाठ्यक्रम किस प्रकार का लिया जाएगा। तो संक्षेप में आयोग द्वारा सुझाव दिया जाए कि वह विश्वविद्यालय के सभी अंगों का अध्ययन का सुझाव दे। अर्थात विश्वविद्यालय के सभी अंगों का, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो विश्वविद्यालय का कोई भी कार्य हो, उन सभी से संबंधित जानकारी ये राधाकृष्ण आयोग के बारे में देना चाहिए था। और आयोग के इस कार्य को 1 वर्ष के अंदर ही समाप्त करके उसमें सुझाव देकर 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को के पास अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। अर्थात इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन इन सभी सुझावों पर अपना प्रतिवेदन कब दिया था, देख लीजिए डेट, 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को इसने अपना प्रतिवेदन दे दिया। और उस प्रतिवेदन में साफ लिखा गया था कि यही जो 8 पॉइंट आपको दिया गया है, 8 से अधिक जहाँ पे आप लोगों को मैंने लॉन्ग आंसर में बता दिया है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और उस प्रतिवेदन में बस यही था कि कैसे विश्वविद्यालय जो छात्रों एवं जो वहाँ के शिक्षक हैं उनमें समन्वय कैसे किया जाए और पाठ्यक्रम को किस प्रकार ऐसा बनाया जाए कि विद्यार्थी जो हैं उनका मन लगे पढ़ने में, उनको बोझ न लगे पाठ्यक्रम। इस प्रकार इन सभी जाँचों को उन्होंने सुझाव देकर 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को दे दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दोषों की विवेचना कीजिए। तो इसमें दोष क्या क्या हैं, तो इस नीति के दोष निम्नलिखित हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। नंबर 1, इस शिक्षा नीति में केंद्र एवं राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार एवं उत्तरदायित्व तो निश्चित नहीं किए गए हैं। अर्थात केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं और राज्य सरकार के क्या अधिकार होंगे शिक्षा से संबंधित, इसमें निश्चित नहीं किए गए हैं। तो कभी केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सरकार नियम बनाती है, तो ये इसको ओवरलैप करता है और राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के नियम को ओवरलैप कर जाता है। तो इसमें कम से कम एक लिमिट बना देनी चाहिए कि केंद्र सरकार को ये नियम बनाना है, इससे संबंधित नियम बना सकता है, तो राज्य सरकार शिक्षा से संबंधित ये नियम बना सकता है। दूसरा क्या है, +2 पर शुरू किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रम असफल रहे हैं। अर्थात इसने जो बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया था कि +2 पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताया जाए, जो कि बताया गया और वो असफल रहा। इसी बीच जिस प्रांतों में +2 पर जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम असफल करने में असफल रहे, मतलब कि सफल करने में वो असफल रहे, वहाँ पर सफलता नहीं मिली है व्यावसायिक पाठ्यक्रम +2 पर चालू करने के लिए। नंबर 3 क्या है, वित्त के क्षेत्र में जन सहयोग के स्थान पर जन शोषण हो रहा है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा की व्यवस्था हेतु जन सहयोग की प्रोत्साहन की बात कही गई है। नंबर 4 क्या है, नवोदय विद्यालय केवल सफ़ेद हाथी सिद्ध हुए हैं। अर्थात नवोदय विद्यालय इस आशा से स्थापित किए गए थे कि इसमें पिछड़े वर्गों एवं उपेक्षित जातियों के योग्य बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा, उन्हें अपने विकास का अवसर दिया जा सकेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में केवल वही विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं जो कि जिन्हें हम पिछड़ा कहते हैं और जिन्हें हम उपेक्षित जातियों के बच्चे बोलते हैं, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सभी जातियों के बच्चे जाते हैं, उन्हें फर्जी तरीके से एडमिशन दे दिया जाता है और कहीं ना कहीं वो नवोदय विद्यालय के जो शासन प्रशासन से संबंधित अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय में कौन विद्यार्थी पढ़ते हैं। नंबर 5, शिक्षा नीति में बाह्य मूल्यांकन पर अधिक बल दिया गया है। जो ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों
के जो भवन बनाए गए हैं और उनके लिए जो फर्नीचर सामग्री भेजी गई है वे बहुत घटिया किस्म के हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के समय में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, इससे पहले जो है ऐसा बनाया गया था, जिसके कारण ही नई शिक्षा नीति लागू की गई है। कहीं न कहीं शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग रहे हैं, वो आयोग जितना भी अपना प्रतिवेदन सरकार को सबमिट किया है, दिया है, जमा किया है, उन प्रतिवेदनों को लागू होने के बाद भी वो असर नहीं दिखाई दिया जो होना चाहिए था। विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था में कोई ज़्यादा सुधार नहीं देखा गया है। अब सोच लीजिए 60 साल हो गया, 70 साल आज़ादी के, आज तक जो है हमारी लिटरेसी रेट जो है वो 100% नहीं हो सकी है। तो ये कैसी शिक्षा व्यवस्था थी और कैसा काम किया गया था। लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव ही लिखना है, तो आप लोग लॉन्ग आंसर को ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप लोगों का सेकंड यूनिट समाप्त होता है, थर्ड यूनिट में कल से शुरुआत कर दूंगा। तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। आप लोगों का पेपर जो होगा, जैसे ही डेट घोषित की जाती है, आप लोगों को मैं डेट बता दूंगा कि कब से आप लोगों का पेपर होगा। आप लोग बस आराम से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।